सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन पढ़ने वाले हैं पैथोलॉजिकल क्यू वेव के बारे में। इससे पहले अपन ने कंप्लीट कर लिया था पी वेव, तो आज अपना टॉपिक है क्यू वेव के बारे में। तो देखिए, नॉर्मल क्यू वेव के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। जब आप एक नॉर्मल ईसीजी देखेंगे तो आपको सबसे पहले जो वेव दिखती है वो पी वेव होती है। देन उसके बाद में जो वेव होती है उसको क्या बोलते हैं, क्यू वेव। तो जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन होता है ये आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में जो फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, क्यू वेव कहते हैं। तो पहले इसकी नॉर्मल चीजों की बात कर लेते हैं कि क्यू वेव नॉर्मली ही कि इसकी ड्यूरेशन वगैरह जो है वो कितनी होती है। तो नॉर्मल क्यू वेव की अगर अपन बात करें तो उसकी जो ड्यूरेशन है, ठीक है, उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, लेस देन 0.04 सेकेंड। कहने का मतलब एक स्मॉल बॉक्स से कम इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन होती है, इससे कम की होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होती है तो उसको अपन पैथोलॉजिकल क्यू वेव कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो गहराई है वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन 2 mm, 2 mm से कम होनी चाहिए। अगर 2 mm से ज्यादा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल क्यू वेव बोलेंगे। इफ अपन कभी कभी क्या करते हैं कि जो आर वेव है, ठीक है, आर वेव की जितनी हाइट है उससे 25%, उसकी 25% से लेस होनी चाहिए आपकी क्यू वेव। देखिए, अगर जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ कार्डिक कंडीशंस के अंदर आपकी आर वेव टॉल हो जाती है, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, जैसे वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफीज के अंदर, एलवीएच आरवीएच के अंदर। तो उस वाली कंडीशन के अंदर आपकी क्यू वेव की जो हाइट है, अगर वो अपन कैसे मेजर कर सकते हैं कि जितनी भी आर वेव की आपकी हाइट होगी उसका 25% से कम होनी चाहिए आपकी क्यू वेव, तब तक उसको नॉर्मल मानेंगे। अगर 25% से ज्यादा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल क्यू वेव बोलेंगे। तो नॉर्मल क्यू वेव को पहचानने का तरीका ये है। पर अगर आपकी क्यू वेव जो क्या हो रही है, उसकी आर वेव की जो हाइट है उससे 25% से ज्यादा हो रही है, या फिर आप बोल सकते हो उसकी जो ड्यूरेशन है वो 0.04 सेकंड से ज्यादा हो रही है, 0.04 है, तो अपन उसको क्या कंसिडर करेंगे, पैथोलॉजिकल क्यू वेव। ठीक है, तो क्यू वेव बनने का रीजन क्या है, ईसीजी के अंदर क्यू वेव बनती है सेप्टम जो होता है अपना हार्ट का। कौन सा सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जब आप नॉर्मल हार्ट देखेंगे तो ये जो आपका आईवीएस है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, तो इस सेप्टम के डीपोलराइजेशन की वजह से, कहने का मतलब जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करता है तो आपके जो वेंट्रिकल ये सेप्टम जो डीपोलराइज होता है, उस डीपोलराइज होने की वजह से आपकी क्या बनती है, क्यू वेव बनती है। ठीक है, और जो इस सेप्टम का जो डीपोलराइजेशन होता है वो कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो सेप्टम का जो डीपोलराइजेशन होता है वो कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट की तरफ ही डीपोलराइजेशन होता है। ठीक है, आगे ये चीज काम आएगी। तो आगे देखिए, अब ये अपनी नॉर्मल क्यू वेव की बारे में बात हो चुकी है। अब आगे देखिए, पैथोलॉजिकल क्यू वेव के बारे में अपन बात करते हैं कि पैथोलॉजिकल क्यू वेव क्या होती है। तो आप देखिए, पैथोलॉजिकल क्यू वेव क्या है, उसको पैथोलॉजिकल बोला क्यों है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ए पैथोलॉजिकल क्यू वेव इज एन एबनॉर्मल क्यू वेव इन ईसीजी। देखो, ईसीजी के अंदर आपको एबनॉर्मल क्यू वेव दिखे। नॉर्मल क्यू वेव तक अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है, सबकी नॉर्मलिटी से अपन ने सारी चीजें पढ़ ली थी कि क्या क्या नॉर्मल होना चाहिए, आर वेव के नॉर्मल, क्यू वेव नॉर्मल, पी वेव नॉर्मल। अब अपन सबकी एबनॉर्मलिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। तो यहाँ पे क्यू वेव की बात हो रही है, तो क्यू वेव की एबनॉर्मलिटी क्या होती है, पैथोलॉजिकल क्यू वेव। तो यहाँ पे क्या है, पैथोलॉजिकल क्यू वेव क्या है, एबनॉर्मल क्यू वेव है ईसीजी के अंदर, जो क्या इंडिकेट करती है, मायोकार्डियल नेक्रोसिस। मायोकार्डियल नेक्रोसिस का मतलब जो मायोकार्डियम जो है, जो हार्ट मसल है, उसकी क्या हो रही है, नेक्रोसिस, यानी डेथ, या मर गई है एक तरह से। तो आपके मायोकार्डियम की डेथ होने की वजह से आपके ईसीजी में क्या देखने को मिलती है, आपको पैथोलॉजिकल क्यू वेव। और मेनली कौन सा, मोस्ट कॉमनली ड्यू टू प्रीवियस या ओल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। कहने मतलब जब किसी पेशेंट के मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है, तो जैसे किसी का हार्ट अटैक आया तो उस कंडीशन के अंदर, जैसे करंटली हार्ट अटैक आया तो आप जब ईसीजी करेंगे पेशेंट की तो आपको एसटी सेगमेंट में एलिवेशन देखने को मिल सकता है, एसटी सेगमेंट में डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है, 6 से 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद में, तो क्यू वेव जो है वो डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, कुछ कभी कभी कुछ वीक्स के अंदर या कुछ मंथ के अंदर जो है क्यू वेव जो है वो दिखने लग जाती है और डीप होने लग जाती है। तो क्यू वेव जो आपको ईसीजी में देखने को मिले, अगर पैथोलॉजिकल क्यू वेव आपको ईसीजी में देखने को मिले, तो आपको क्या समझना है कि पेशेंट के जो क्या है, ओल्ड एमआई है। कहने का मतलब उसके जो हार्ट अटैक आया वो पहले आया है, अभी नहीं, पहले का हार्ट अटैक है। ठीक है, अगर आपको क्यू वेव जो है वो डीप देखने को मिलती है, जैसे इस कंडीशन में आपको क्यू वेव डीप देखने को मिल रही है, तो आपको समझ जाना है कि पेशेंट के क्या हो सकता है, ओल्ड एमआई हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आगे देखना है कि पैथोलॉजिकल क्यू वेव के क्या क्या क्राइटेरियाज है। मतलब अपन ईसीजी में जब क्यू वेव को आप देखोगे तो उसको पैथोलॉजिकल कब बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि ईसीजी क्राइटेरिया फॉर पैथोलॉजिकल क्यू वेव। पैथोलॉजिकल क्यू वेव को पहचानने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया का ध्यान रखना है। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि क्यू वेव है उसकी ड्यूरेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए, 0.04 या उससे ज्यादा। जो क्यू वेव बन रही है आपकी, ठीक है,
उस क्यू वेव की जो चौड़ाई है, उसका मतलब उसको बनने में जितना टाइम लग रहा है, तो उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, 0.04 होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा। अगर ये है तो उसको आप क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल क्यू वेव। मतलब अगर 0.04 भी है तो उसको आप क्या बोलोगे, पैथोलॉजिकल क्यू वेव। तो कितनी होनी चाहिए, 0.04 या 0.04 से ज्यादा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल क्यू वेव। सेकंड चीज की बात करें तो जो डेप्थ है, ठीक है, जो क्यू वेव की डेप्थ है, गहराई है, वो कितनी होनी चाहिए, जो आपकी आर वेव है। जब आप ईसीजी देखोगे तो ये जैसे आपकी क्यू वेव बन रही है और ये आपकी आर वेव बन रही है, तो ये आपकी जो आर वेव है इसकी हाइट की 25% से कम होनी चाहिए। कम होगी तो नॉर्मल, और अगर इस 25% से ज्यादा है तो उसको आप क्या बोलोगे, पैथोलॉजिकल क्यू वेव। अगर 25% से आर वेव की जितनी भी हाइट है, एग्जांपल लीजिए यहाँ पे आपकी आर वेव है 100 mm की, एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्यू वेव जो है उसका 25% से ज्यादा, अगर 26 mm की भी है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पैथोलॉजिकल क्यू वेव। अगर वो 23 mm की है तो अपन उसको नहीं बोलेंगे पैथोलॉजी, वो क्या बोलेंगे, नॉर्मल कंसिडर करेंगे उसको, ठीक है। तो अपन आर वेव के अकॉर्डिंग भी इसको अपन मेजर कर सकते हैं, इसको कंसिडरेशन कर सकते हैं। सेकंड थर्ड चीज देखिए कि प्रेजेंट इन 2 और मोर कॉन्टिजियस लीड्स, मतलब ये कितने में, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा कॉन्टिजियस लीड्स के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। कौन से कॉन्टिजियस लीड्स का मतलब, एग्जांपल लीजिए ऐसी लीड्स जो दोनों एक ही एरिया को डिनोट करती हो, जैसे कि मान के चलिए किसी की लीड सेकंड, लीड थर्ड एंड एवीएफ, ये तीनों लीड्स क्या होती है, किस एरिया को इंडिकेट करती है, इंफीरियर पार्ट को, ठीक है, हार्ट के इंफीरियर पार्ट को कौन सी लीड्स बताती है, सेकंड थर्ड और एवीएफ। तो अगर आपके सेकंड के अंदर क्यू वेव दिख रही है तो थर्ड के अंदर भी दिखनी चाहिए या फिर ईवीएफ के अंदर भी दिखनी चाहिए, मतलब कम से कम 2 के अंदर तो दिखने को मिलनी चाहिए। कैसी, ये कॉन्टिजियस लीड्स है। एग्जांपल लीजिए, लीड फर्स्ट के अंदर दिख रही है, एवीएल के अंदर दिख रही है, तो ये दोनों क्या है, लेटरल लीड्स है, तो दोनों लेटरल लीड्स के अंदर दिखनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि लीड फर्स्ट के अंदर दिख रही है और लीड सेकंड के अंदर दिख रही है, तो ये नहीं मानेंगे अपन क्या मानेंगे, कम से कम 2 लीड्स के अंदर होनी चाहिए, और लीड्स कैसी, कॉन्टिजियस लीड्स। एग्जांपल लीजिए जैसे V1, V2, V3 एंड V4, ठीक है, ये क्या है, V3 V4 क्या है, एंटीरियर लीड्स है। तो अगर आपकी V3 के अंदर दिख रही है तो होना चाहिए आपकी V4 के अंदर भी देखने को मिलनी चाहिए, तभी आपको क्या बोलेंगे इसको अपन, पैथोलॉजिकल क्यू वेव। कम से कम 2 कॉन्टिजियस लीड्स के अंदर जो है आपकी क्यू वेव देखने को मिले। नेक्स्ट की बात करें कि एक्सेप्ट लीड एवीआर, लीड एवीआर के अंदर जो है क्यू वेव को अपन नहीं मानते, पैथोलॉजिकल क्यू वेव को कंसिडर नहीं करते। उसका रीजन क्या है, क्योंकि एवीआर जो लीड होती है वो ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव होती है, उसमें ऑलवेज जो है आपको डीप एस वेव देखने को मिलती है, तो उससे आपको जो है कंफ्यूजन हो जाता है कि ये एस वेव है या क्यू वेव है, इसलिए अपन एवीआर के अंदर इसको कंसिडर नहीं करते। आगे की बात करें अपन पैथोलॉजिकल क्यू वेव के कॉजेस की, ठीक है, किस कारण से, किस कारण से आपको जो है पैथोलॉजिकल क्यू वेव ईसीजी के अंदर देखने को मिलती है। सबसे मेजर जो कॉज है वो मैंने बता दिया है, कौन सा है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मतलब एमआई की वजह से सबसे मेजर कॉज क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो भी कौन सा, ओल्ड एमआई। तो ओल्ड एमआई की वजह से आपको पैथोलॉजिकल क्यू वेव देखने को मिल सकती है। उसके अलावा और भी कारण रहते हैं कि पैथोलॉजिकल क्यू वेव आपको ईसीजी में देखने को मिले, ठीक है। मेजर कॉज क्या होता है पैथोलॉजिकल क्यू वेव का, कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और एक आप इसको ब्रैकेट में ओल्ड एमआई भी लिख दो, ठीक है, ये अलग चीज है, स्लैश लगा के आप यहाँ लिख सकते हो ओल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। मेजर कॉज मैंने बता दिया, ओल्ड एमआई के अंदर आपको पैथोलॉजिकल क्यू वेव देखने को मिलेगी, 100% है। दूसरी चीज है ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब तो आपको पता है कि भाई सेल की क्या हो रही है, डेथ। कौन से सेल्स की, मायोकार्डियम की। इन्फार्क्शन मतलब डेथ, मायोकार्डियल मतलब मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम की सेल्स की क्या हो रही है, डेथ। पर कैसी, ट्रांसम्यूरल। ट्रांसम्यूरल का मतलब यहाँ पे आपको समझना है, एग्जांपल लीजिए, जो हार्ट मसल है वो 3 सेल से मिलके बनी है, एग्जांपल लीजिए, ठीक है, 3 सेल से मिलके बनी है। तो अगर ये तीनों सेल्स, ये कंप्लीट थिकनेस, इतनी मोटी मायोकार्डियम है, तो इस पूरी थिकनेस की अगर डेथ हो रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसम्यूरल। क्या बोलेंगे, ट्रांसम्यूरल। और जैसे एग्जांपल लीजिए 3 लेयर्स थी, तो सिर्फ एक लेयर की, सिर्फ एक सेल की है, एक जैसे इतनी मोटी थिकनेस है तो हाफ थिकनेस की अगर डेथ हो रही है, इतनी मोटी लेयर है एग्जांपल लीजिए, तो सिर्फ हाफ थिकनेस की डेथ हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सब एंडोकार्डियल, सब एंडोकार्डियल,
सब एंडोकार्डियल एमआई, और इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसम्यूरल एमआई। तो अगर फुल थिकनेस की डेथ होती है तब ही आपको जो है ईसीजी के अंदर पैथोलॉजिकल क्यू वेव देखने को मिलती है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ट्रांसम्यूरल एमआई के अंदर आपको पैथोलॉजिकल क्यू वेव देखने को मिलती है, सब एंडोकार्डियल एमआई के अंदर पैथोलॉजिकल क्यू वेव देखने को नहीं मिलती, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसका अब इसका रीजन क्या है कि पैथोलॉजिकल क्यू वेव आपको ट्रांसम्यूरल एमआई के अंदर क्यों देखने को मिल रही है। देखिए पैथोलॉजिकल क्यू वेव दिखती है, यहां पे आपको समझना है क्यों। पैथोलॉजिकल क्यू वेव आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आपका ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ट्रांसम्यूरल एमआई का मतलब जैसे मैंने बताया कि जो मायोकार्डियम जो लेयर है उसकी क्या हो रही है, डेथ। तो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, इलेक्ट्रिकल वेक्टर्स है, उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। एग्जाम्पल लीजिए कि यहाँ पे आपकी सेल्स की डेथ हो रही है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सेप्टम के पास आएगी, सेप्टम के पास आएगी, सेप्टम तो जो है बिल्कुल डेथ हो रखी है उसकी, तो वो उसके पास जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आएगी तो वो प्रॉपर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ले ही नहीं पाएगा, कैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसकी सेल्स की है डेथ। तो इलेक्ट्रिकली क्या है, एब्सेंट है एक तरह से, ऐसे कैसे इलेक्ट्रिकली क्या है, वो साइलेंट है। तो जैसे कि एग्जांपल लीजिए, ये अपना इलेक्ट्रोड मैंने लगा रखा है यहाँ पे, ये लेयर है, और इसकी तरफ जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आ रही है तो ये जो अपना सेप्टम है ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो वापस डेविएट हो जाएगी, अलग डायरेक्शन में जाएगी, तो इस इलेक्ट्रोड से दूर जा रही है। तो जो आपकी क्यू वेव है, जो जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रोड से अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दूर जाती है तो ईसीजी में क्या देखने को मिलता है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो आपको ईसीजी में क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि जब भी कोई सेल्स जो है वो इलेक्ट्रिकली साइलेंट हो जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है या इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है उससे दूर जाने का काम करते हैं, तो उससे दूर जाएगी। तो जैसे मान के चलो ये लेयर है, इससे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दूर जाएगी, तो जो अपने इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं उससे क्या है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दूर जा रही है, तो आपको ईसीजी में क्या देखने को मिलेगा, एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और वही क्या होगा, आपकी क्यू वेव होगी। तो यहाँ पे आपको समझना है कि क्यू वेव क्यों बनती है, कि जो है आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है वो इससे दूर जा रही है, जिस वजह से आपको क्यू वेव देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपन, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। देखो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर भी आपको क्यू वेव जो है वो देखने को मिल सकती है। उसका रीजन क्या है कि जो आपकी मायोकार्डियम है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी पहले समझते हैं क्या होती है। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी ऐसी कार्डियोमायोपैथी है जिसके अंदर, अब इसको शॉर्ट में आप समझिए, कार्डियो हार्ट, मायो मीन्स मायोकार्डियम, पैथी मीन्स डिजीज, मतलब आपकी मायोकार्डियम के अंदर जो है वो डिजीज हो रही है। कौन सी डिजीज हो रही है, हाइपरट्रोफिक। हाइपरट्रोफिक मतलब सेल की थिकनेस की साइज का इंक्रीज हो जाना। मतलब एग्जांपल लीजिए, ये हार्ट है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल की जो सेल है उसकी थिकनेस बढ़ जाना। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो लेयर है ये क्या हो गई, थिक हो गई है, मोटी हो गई है। तो अब मोटी हो गई तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, क्योंकि मायोकार्डियम के अंदर क्या हुई है, डिजीज हुई है। तो इस मायोकार्डियम डिजीज के अंदर अगर किसी पेशेंट के बहुत ज्यादा हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हो जाती है तो उसमें भी आपको क्यू वेव देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है उसका जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा, दूर हो जाएगा। कहने का मतलब आप समझिए, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है, जो वेक्टर्स जो जा रहे थे उनके जो डायरेक्शन है वो डेविएट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जिस वजह से भी आपको हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर भी क्यू वेव देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चीज की बात करें, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। देखो डायलेटेड का मतलब ये आपको समझना, डायलेट मतलब चौड़ा होना, फूल जाना। तो अगर वेंट्रिकल जो है जैसे कि फूल जाए, ये जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल है तो ये अगर डायलेट हो गया, चौड़ा हो गया, तो अब लेयर जो है वो क्या हो गई, पतली हो गई, बिल्कुल थिन हो गई, स्ट्रेच हो गई। एग्जाम्पल लीजिए, ये आपका हार्ट है, इसके अंदर ये 5 लीटर ब्लड आता है। अगर इसमें ज्यादा लीटर ब्लड आ गया तो अब जैसे ये चैम्बर जो है वो क्या हो गया, इनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो चैम्बर, इसको अपन क्या बोलेंगे, डायलेट हो गया। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर क्या होता है कि जो हार्ट के जो चैम्बर्स हो जाते हैं वो क्या डायलेट हो जाते हैं। तो डायलेट होने की वजह से क्या होता है कि वो जो सेल्स है, ठीक है, जो सेल्स है वो पतली हो जाती है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाती, प्रॉपर इलेक्ट्रिकली एक्टिवेट नहीं हो पाती, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो अलग डायरेक्शन में डेविएट होने लग जाती है, ठीक है। और जैसे दूर जाने लगती है तो क्या आपको ईसीजी में नेगेटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है और आपको क्या देखने को मिलेगी, क्यू वेव देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करें मायोकार्डाइटिस। तो मायोकार्डाइटिस मतलब मायोकार्डियम लेयर के अंदर क्या हो रहा है, देखो आइटिस लग रहा है मतलब इन्फ्लामेशन। तो मायोकार्डियम लेयर के अंदर अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसमें भी क्या होता है कि सेल्स जो है वो डैमेज हो जाती है। डैमेज होने के कारण इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है, अब यहां समझना है कि आपको
इलेक्ट्रिसिटी की जो डायरेक्शन है अगर वो डेविएट हो रही है, दूर की तरफ जा रही है, ठीक है, अगर वो चेंज हो रही है, जो वेक्टर्स की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, ठीक है, ये वेक्टर्स का सिस्टम मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, तो आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको जैसे जैसे आप बेसिक्स क्लियर करेंगे आपको आगे की चीजें इजी लगने लगेगी, ठीक है। तो आपको पहले बेसिक्स पढ़ना है तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। वेक्टर्स का टॉपिक मैंने डाल रखा है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल मैंने डाल रखा है, तो उन सब टॉपिक्स को आप पहले कवर करना, उसके बाद में ये वीडियोस देखना ताकि आपको इजी लगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो वेक्टर्स है उनकी डायरेक्शन अलग हो जाएगी, डायरेक्शन अलग होने की वजह से आपको ईसीजी में जो है जो इलेक्ट्रोड्स है वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डिफ्लेक्शन, नेगेटिव डिफ्लेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, और ईसीजी में पैथोलॉजिकल क्यू वेव देखने को मिलेगी। तो मायोकार्डियस मतलब मायोकार्डियम लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से भी आपको क्यू वेव देखने को मिल सकती है, पैथोलॉजिकल क्यू वेव। नेक्स्ट देखिए पोस्ट कार्डिक सर्जरी। पोस्ट कार्डिक सर्जरी मतलब कैसे पहले किसी की कार्डिक सर्जरी हुई हो तो उस कंडीशन के अंदर भी जो है आपको पैथोलॉजिकल क्यू वेव देखने को मिल सकती है। उसका रीजन क्या है, देखो कार्डिक सर्जरी का जैसे किसी पेशेंट के हार्ट सर्जरी हुई है, तो हार्ट सर्जरी हुई है तो जो कुछ टिश्यूज है उनमें कट लगा है, वहां पे स्कारिंग हुई है, मतलब स्कार हुआ है, ठीक है, डैमेज हुए हैं कुछ ना कुछ टिश्यूज, तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वेक्टर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है, जो प्रॉपर हार्ट है वो प्रॉपर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रिकली, तो ईसीजी में आपको नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा और पैथोलॉजिकल क्यू वेव ईसीजी में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चीज की बात करें, सीवियर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अगर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है पर बहुत ज्यादा वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, तो जैसे मैंने बताया अभी हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी, तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्या कि अपनी जो मायोकार्डियम है वो थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, तो उस वाली कंडीशन में आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन की चेंज हो जाएगी, जिस वजह से भी आपको पैथोलॉजिकल क्यू वेव देखने को मिलेगी। दूसरी चीज क्या होती है, इसमें आपको टॉल आर वेव्स देखने को मिलती है, तो टॉल आर वेव्स के साथ में आपको जो है डीप क्यू वेव्स भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें इनफिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी। देखिए आपको तीनों कार्डियोमायोपैथीज का ध्यान रखना है, हाइपरट्रॉफिक, डायलेटेड एंड इनफिल्ट्रेटिव। इनफिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी क्या होती है, जिसको अपन रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो मायोकार्डियम लेयर है, ठीक है, ये आपकी मायोकार्डियम लेयर है, इसके ऊपर एबनॉर्मल किसी भी चीज का डिपोजिशन हो जाता है। जैसे एग्जांपल लीजिए आपकी प्रोटीन्स का एमिलॉइड्स जो होते हैं उनका अगर डिपोजिशन हो जाए, यहाँ पे जमा होने लग जाते हैं, ठीक है, आयरन जमा होने लग जाते हैं, तो ये सब चीज जमा होने की वजह से ये लेयर जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। अब लेयर अगर हार्ड हो गई तो वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं कर पाएगी, ठीक है, वो मेनली रिलैक्सेशन अच्छे से नहीं कर पाएगी, तो जो रिलैक्सेशन के जो डायरेक्शन है, हार्ट का जो डायरेक्शन, वेक्टर्स का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। चेंज होने की वजह से जो है आपको ईसीजी के अंदर नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल क्यू वेव। तो इन सब कॉजेस की वजह से आपको ईसीजी के अंदर पैथोलॉजिकल क्यू वेव देखने को मिलती है। तो आपको यहाँ कुछ सब कुछ चीज को समझ के एक चीज ध्यान रखनी है कि क्यू वेव कब दिखती है, पैथोलॉजिकल क्यू वेव आपको कब दिखती है, जब कोई एरिया हार्ट का वो जो है प्रॉपर इलेक्ट्रिकली एक्टिवेट नहीं हो पाता, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस से दूर जाने लगती है, तो दूर जाने की वजह से ईसीजी में नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा इफ अगर वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन मोर देन 25% से ज्यादा है, 25 से ज्यादा है, या फिर उसकी जो ड्यूरेशन है 0.04 से ज्यादा है, या फिर आपकी वो 2 या 2 से ज्यादा कॉन्टिजियस लीड्स के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको अपन क्या कंसिडर करेंगे, पैथोलॉजिकल क्यू वेव। तो अब जब भी आपको पैथोलॉजिकल क्यू वेव के बारे में पूछे तो आपको इन क्राइटेरिया का ध्यान रखना है, और अगर कॉज के बारे में आपको ध्यान रखना है तो कॉज की ये आपके कॉजेज है, मेनली इन कॉजेज की वजह से आपको पैथोलॉजिकल क्यू वेव ईसीजी में देखने को मिलती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।